हाँ जी बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर्स के बारे में। ठीक है जी, वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमें पता लगा कि वेक्टर क्या थे। जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन भी होगी, उनको हम लोगों ने बोला था जी वेक्टर। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिए थे हम लोगों ने वेक्टर के ही, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स और बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी थी, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते थे? वेक्टर्स। फिर वेक्टर्स के बारे में बात की तब हम लोग को पता लगा कि एक्स एक्सिस के अंदर हम लोग बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन लेते हैं आई कैप। आई कैप का मतलब होता है एक्स में 1 यूनिट चलना। वाई एक्सिस के अंदर बाय डिफॉल्ट हम लोग लेते हैं जे कैप, मतलब जे में 1 यूनिट चलना। और जेड एक्सिस के अंदर अगर 3 डायमेंशनल केस हमारे पास है तब हम लोग लेते थे के कैप, मतलब के में 1 यूनिट चलना। कैप का स्पेसिफिक मतलब होता था डायरेक्शन से। ठीक है, फिर हम किसी वेक्टर को लिखते कैसे थे? जैसे कि कोई आर कैप, आर वेक्टर है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स आई वाई जे, और थर्ड एक्सिस और है तो जेड के। कुछ ऐसा ऐसा किया था हम लोगों ने। ठीक है, फिर अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए हो तो मैग्नीट्यूड को लिखते थे हम लोग मोड के अंदर किसी वेक्टर को रखकर, और अंडर द रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये कुछ हो जाता था हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आप लोग पे यूज होगा। फिर हम लोग सीख चुके थे कि हमें सिर्फ अगर इसकी डायरेक्शन की बात करनी हो, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना हो, मतलब मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन पता हो, तो उसको हम लोग बोलते थे यूनिट वेक्टर और डिनोट करते थे वेक्टर हटाकर कैप, आर कैप। जैसे कि डायरेक्शन सिर्फ शो हो रही है आई कैप से, जे कैप से, के कैप से, ऐसे आर की डायरेक्शन शो होगी आर कैप से। और किसके बराबर आता था बेटा? आर वेक्टर बाय में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके बारे में आप लोग को लास्ट लेक्चर में करवा दिया गया था। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर में किसी कारणवश अगर किसी ने नहीं किया तो यूट्यूब पर जाकर वो वीडियो देख लो। बेटा देखो, यूट्यूब पर जाकर आप लोग वीडियोस देख लेते हो, ठीक है, ना तो वहां आप लोग कोई कमेंट छोड़ते, ना ही लाइक करते, शेयर तो फिर करते नहीं होंगे, और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो बेटा कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। डेली जब वहां वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को। आज सभी बच्चों ने सब्सक्राइब करना बेटा, और वीडियो को शेयर कर दो। जैसे आपका कोई और मित्रगण किसी और स्कूल में पढ़ता है या नहीं पढ़ पा रहा है या एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पा रही, तो उसको भी शेयर कर दो, वो भी देख लेगा। ठीक है जी, चलो आज यही काम करना है आप सभी ने। सबसे पहले लेक्चर खत्म होते ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब बढ़ते बेटा इस बेसिक को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने आज के लेक्चर की तरफ। ये बेसिक था, ये जरूर पढ़कर आएगा और तभी आपको आगे वाला काम समझ में आएगा। देखो बेटा, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या वेक्टरों के भी कुछ प्रकार होते हैं, वो देखते हैं हम लोग। पहला टाइप मैं कहता हूं बेटा आप लोग को पैरेलल वेक्टर। बेटा उन वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कहा जाएगा जिनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगी। मतलब कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर होंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों की क्या है? सेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनका मैग्नीट्यूड कितना है।
मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है इसका कम है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर सेम है तो हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। तो क्या कह देंगे बेटा, टू वेक्टर्स आर said to be parallel if direction of both the vectors are same। ठीक है जी, इसको बी वेक्टर नाम दे दो, इसको ए वेक्टर नाम दे दो, और ए और बी दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। इसी के साथ ही बेटा मैं आप लोग को एक और टॉपिक भी करा जाता हूं इसी टॉपिक के अंदर ही, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ रियल नंबर। ठीक है, किसी वेक्टर की किसी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि है 2i 3j और -k। ठीक है, इसकी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, हम मान लेते हैं ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगी, कुछ हमने नॉर्थ की तरफ मान ली। अब मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2i 3j -k। ऐसा क्यों, क्योंकि एक इसके बराबर इसी के बराबर तो है, या देख लो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, 4i 6j -k। क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन तो वही रहेगी। दोनों वेक्टर की, अब ये ए वेक्टर था, ये 2a वेक्टर है, कोई नया वेक्टर है, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, क्योंकि ए तो नहीं है, ये ए से 2 गुना है, तो कुछ और नया वेक्टर होगा, मैंने बी नाम दे दिया इसको। दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या मैं ए और बी को पैरेलल वेक्टर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका पैरेलल वेक्टर आ जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर then we get its parallel vector। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जी हमारे पास पैरेलल वेक्टर। इन्हीं छोटी छोटी बातों से उठकर कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को वो दे देंगे i -j + 3k, और दूसरा दे देंगे 3i -3j + 9k, और नीचे बहुत सारे ऑप्शन लिख देंगे कि बताओ ये दोनों वेक्टर किस तरह के वेक्टर हैं, और नीचे एक ऑप्शन ये भी मिलेगा आप लोगों को कि ये दोनों, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। तो आप लोग देख लो बेटा, अगर मैं यहां 3 को कॉमन लेता हूं तो i -j + 3k। ठीक है, मतलब इसी वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है सिर्फ, अब नंबर से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, नहीं हुई, तो पैरेलल है। अब जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ जी ऐसे ऐसे बात होती है, तब तो वो बच्चा कहीं भी मार नहीं खाएगा। बट अगर आप लोग सिर्फ देख रहे हो, सुन रहे हो, लिख रहे हो, रट्टा मार रहे हो, फिर बेटा कुछ नहीं बनेगा। फिर आप रट्टा मार लो, नंबर आ जाएंगे बहुत अच्छे, बट कंपटीशन में नहीं कंपीट कर पाओगे। ठीक है जी, ये हुआ हमारे पास पैरेलल वेक्टर। अब एक और प्रकार की तरफ चलते हैं, एक और टाइप की तरफ चलते हैं, एक और काइंड की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब कहे जाएंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम हो, साथ साथ डायरेक्शन भी सेम।
क्योंकि इक्वल है तो हर मायने में इक्वल होने चाहिए। टू वेक्टर्स आर said to be equal if both have same magnitude as well as same direction। ठीक है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है तब हम उनको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ये कोई ए वेक्टर है, 3 मीटर का मैग्नीट्यूड है, ये कोई बी वेक्टर है, 3 मीटर का मैग्नीट्यूड है, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड बराबर है। बेटा क्या ये पैरेलल वेक्टर भी है क्या, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल तो है, मतलब इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। क्या पैरेलल वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोला जा सकता है, वहां तो सिर्फ डायरेक्शन की बात होती है, मैग्नीट्यूड की तो होती नहीं। तो हम इक्वल वेक्टर को तो पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं, बट पैरेलल वेक्टर को मे और मे नोट भी, अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो इक्वल हो जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर भी हो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स आर मे और मे नॉट बी इक्वल। अब जो बच्चा कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ रहा है बेटा, उसको ये बातें बड़ी आसानी से समझ भी आ जाएगी और याद भी रह जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझो कि बात हो क्या रही है। ठीक है जी, ये हुआ बेटा हमारे पास इक्वल वेक्टर के बारे में। क्या और भी प्रकार होते हैं, देखते हैं बेटा। अपोजिट वेक्टर, दिखाई दे रहा है कि डायरेक्शन तो अपोजिट होनी चाहिए, वो दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे पर डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होगी। टू वेक्टर्स आर said to be opposite if their magnitude are equal but have opposite direction of motion। एक वेक्टर तो जी इस तरफ जा रहा है 3 मीटर के मैग्नीट्यूड के साथ, एक वेक्टर जी इस तरफ जा रहा है 3 मीटर के मैग्नीट्यूड के साथ, तो दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, अपोजिट वेक्टर। ठीक है जी, पैरेलल पढ़ लिया, इक्वल पढ़ लिया, अपोजिट पढ़ लिया, और कितने और कौन सा प्रकार हो सकता है, चलो बेटा देखते हैं। स्क्रीनशॉट जो बच्चा करता है बेटा साथ साथ स्क्रीनशॉट कर लिया, रब कर देता हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं को इनिशियल वेक्टर। कोवर्ड जहां भी आता है बेटा उसका मतलब होता है कॉमन से। ठीक है जी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, डेफिनेशन अपने आप बन गई। जिन दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा, दोनों एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। दी वेक्टर्स whose starting point is same
आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर्स। जैसे कि ए और बी वेक्टर यहां क्या है बेटा, को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है बेटा, एक और पढ़ लेते हैं इसके साथ, फिक्स्ड या लोकलाइज्ड, फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर। फिक्स्ड मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दिया जाए कि ये यहीं से ही चलेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, हमारे घर से निकल कर जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा घर क्या हो गया, हमारे लिए फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है जी, तो वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा, दो होंगे ऐसे तो को इनिशियल हो जाएंगे, अकेला है तो फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक, दी वेक्टर whose starting point is fixed। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स वाले को फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं, तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे बेटा फ्री वेक्टर। फ्री या अनलोकलाइज्ड, किसी भी नाम से आ सकता है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, हो जाएगा काम। दी वेक्टर whose starting point is not fixed, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो। ठीक है, और देखते हैं कुछ टाइप। को इनिशियल तो हो गया, कोप्लेनर, को मतलब कॉमन, प्लेनर मतलब प्लेन से बढ़ाया, मतलब एक ही प्लेन में बनने वाले दो वेक्टर, वो दो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। दी वेक्टर्स विच लाइज ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करने वाले। ठीक है, ये एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कह देंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि क्या इक्वल वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, तो बताओ होते हैं क्या नहीं होते, चैट बॉक्स के अंदर डाल दो, लिख दो इक्वल वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं क्या। पैरेलल वेक्टर भी बता दो, पैरेलल वेक्टर भी कोप्लेनर हो सकते हैं क्या। चलो मैं बताता हूँ, हाँ हो सकते हैं जी, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो एक ही प्लेन में भी होंगे, और पैरेलल वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं तो एक ही प्लेन में होंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोप्लेनर वेक्टर इक्वल भी और पैरेलल भी हो। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में बी, इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर आर कोप्लेनर इन नेचर, बट ऑल कोप्लेनर वेक्टर आर नॉट नीड टू बी इक्वल, उनका इक्वल होना कोई खास जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो बेटा आगे टर्न करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर की एक स्केलर के साथ। मान लीजिए बेटा आपके पास है एक्सेलेरेशन वेक्टर, ए वेक्टर, और मास आप लोग को पता है स्केलर होता है। एक हमने ले लिया बेटा वेक्टर, दूसरा हमने ले लिया स्केलर, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिला? एम ए वेक्टर। ये देखकर आप लोग को 10वीं में पढ़ा हुआ आप लोगों ने याद आया होगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन तो हम लोग फोर्स को बोलते हैं। मतलब एक स्केलर की अगर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमें एक नया ही वेक्टर मिल जाता है। एक स्केलर की अगर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमें एक नया वेक्टर मिल जाता है जो कि नई फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में होगा। नंबर से करते थे तो वो उतना गुणा हो जाता था, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा। बट अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी से, जो कि एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा बेटा। तो लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर फिजिकल क्वांटिटी gives us a new vector physical quantity। ठीक है, जैसे कि मैं और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, इसके कुछ और एग्जांपल आप लोग मुझे बताओगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क। अब हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में देख लिया कि नंबर के साथ कैसे करते हैं और किसी स्केलर के साथ कैसे करते हैं। अब देखते हैं जी कि दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। बेटा देखो, जैसे दो स्केलर को या दो नंबर को, जैसे 2 + 3 = 5, दोनों मैग्नीट्यूड से हमने जोड़ दिया, पर एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा वेक्टर साउथ की तरफ जा रहा है। क्या दोनों को हम सीधा जोड़ सकते हैं कि 2 मीटर नॉर्थ में, 2 मीटर साउथ में, 4 मीटर कहाँ, किधर बताएं? 2 मीटर तो नॉर्थ में, 2 मीटर साउथ में, अब 4 मीटर कहाँ बोले? साउथ में बोले कि नॉर्थ में बोले? तो जहां डायरेक्शन आ जाएगी वहां हम सिंपल अलजेब्रा यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां हमारे पास डायरेक्शन भी होगी। तो हम डायरेक्शन को एडजस्ट कैसे करें? तो दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ लॉज है, कुछ नियम है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। बड़े ध्यान से समझना बेटा, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। मान लीजिए बेटा कोई दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है, और ये दोनों एक ही ऑर्डर में है। यहां ऑर्डर का मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है। ऑर्डर का मतलब है इसका हेड दूसरे की टेल के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक के पीछे एक। ठीक। ट्रायंगल्स लॉ कहता है अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है और अगर हम उनको किसी ट्रायंगल की दो साइड से डिनोट कर दें, तो जो थर्ड वेक्टर होगा या जो थर्ड साइड होगी, जो डिफरेंट ऑर्डर में है, इसका ऑर्डर देखो बदल गया। अगर ये भी ऐसे होता
तो हेड के बाद टेल, हेड के बाद टेल, हेड के बाद टेल, फिर तो सेम ऑर्डर होता। पर अगर इसका ऑर्डर डिफरेंट है तो ये थर्ड साइड रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी के बराबर होगा। अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, उन्हें किसी ट्रायंगल की दो साइड पी क्यू और क्यू आर से डिनोट किया जा रहा है, तो थर्ड साइड जो कि डिफरेंट ऑर्डर में है उन दोनों के सम के बराबर होगा। ये है ट्रायंगल्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स लॉ ऑफ vectors addition, if two vectors are completely represented by two sides of a triangle taken in same order, then third side of the then ऐसे ना लिखो, then resultant of these two vectors are completely represented by third side of triangle taken in opposite order। ठीक है, ये है जी ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी ही आएगी एग्जाम में। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं कि ये आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और सबसे बड़ी बात डायरेक्शन कौन सी होगी, 2 मीटर साउथ वाली के 2 मीटर नॉर्थ वाली, कौन सी डायरेक्शन होगी। तो ये चीज देखते हैं फटाफट, इसको फटाफट नोट करना, जिसमें फटाफट नोट कर लो। इस टॉपिक बेटा सारे बच्चे साथ साथ नोट करते हो चलना, क्योंकि लंबा टॉपिक है, मुझे बीच में साफ करना पड़ेगा, फिर आपसे पूछूंगा इक्वेशन कौन सी थी। ठीक है, तो एक्टिव होके पढ़ो, चैट बॉक्स के अंदर बता देना मेरे को कुछ पूछूं तो। ठीक है, देखो बेटा, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो सपोज करते हैं लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर represented by two sides PQ and QR respectively of triangle PQR, और टेकन इन सेम ऑर्डर, ये बात तो हमें पता ही है, लिख भी सकते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर is represented by side PR in opposite order। ठीक, अगर ए वेक्टर को पी क्यू से, बी वेक्टर को क्यू आर से माना है, तो आर वेक्टर पी आर होगा, किसके अनुसार, ट्रायंगल्स लॉ के अनुसार। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन, ये बात तो पता ही थी आप लोग को, अब करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन। मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा किसके ऊपर, पी क्यू की बढ़ी हुई साइड के ऊपर, बढ़ा देना साइड को, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर आर एन ऑन प्रोड्यूस्ड पी क्यू, पी क्यू जो बड़ी है उसके ऊपर आर एन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कहां बनेगा, यहां बनेगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच में एंगल यहां बनेगा, गलत। बेटा ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, ए की डायरेक्शन ये जा रही, बी की डायरेक्शन ये जा रही, इन दोनों की डायरेक्शन में एंगल कहां होगा, यहां होगा। ये बेटा ए की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, दोनों में एंगल तो इधर बनेगा, डायरेक्शन में एंगल देखना मेरे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल पी एन आर, पी एन आर, क्या मैं पी आर का स्क्वायर लिख सकता हूं, पी एन का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर, ऑर्डर सेम रखना, पी एन एन आर, आर एन मत लिखना फिर गलत सा लगेगा, ठीक है। लिख सकता हूं, क्यों, ये तो हमें पाइथागोरस सिखाता है, और मैं इतनी होप तो कर सकता हूं कि आप लोगों को पाइथागोरस आती है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि पी एन पी क्यू प्लस क्यू एन है, मैंने लिख दिया पी क्यू प्लस क्यू एन, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी और एन एन आर स्क्वायर तो पढ़ा था, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन वन, ये आपने याद रखनी है, मैं आपसे पूछूंगा मुझे बता देना। चलो मैं यहां लिख लेता हूं इसको, पी आर स्क्वायर कितना है, चलो यहीं लिख ही रहने दो, वहां लिख लूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया जी। अब पी आर मुझे पता है आर वेक्टर है, मैं लिख सकता हूं, पी क्यू मुझे पता है ए वेक्टर है, मैं लिख सकता हूं, एन आर मुझे नहीं पता, क्यू एन मुझे नहीं पता, ठीक है। तो गड़बड़ होगी, तो निकालते हैं फिर इसको, क्यू एन और एन आर को, देखते हैं कैसे निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल क्यू एन आर में, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एन आर, देखो बेटा हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता अगर हमें क्यू एन भी पता होता। अब क्यू एन पता ही नहीं है कितना है, एन आर पता ही नहीं है कितना, तो ये निकालने पड़े। तो ऐसे नहीं सोचना होता कि क्यों करी जा रहे आगे आगे तक, बेटा हमें हमारे लास्ट अंत तक पहुंचना है हमारी नॉन क्वांटिटीज की फॉर्म में, आर को निकालना है ए और बी की फॉर्म में, ए तो आ गया, बी कहीं दिखाई नहीं, तो हमें भी निकालना पड़ेगा। क्यू एन आर में चलते हैं, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू वन का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो मुझे एन आर यहां चाहिए था, एन आर यहां निकाल लो, क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू वन स्क्वायर, इसको नाम दे दो इक्वेशन टू, और जहां चाहिए था वहां पुट कर दो, यूज टू इन वन, वी गेट, हमें क्या मिला,
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस 2 PQ क्यू एन प्लस एन आर के स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं ये सारा कुछ क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू एन स्क्वायर। ये हो गया एक तीर से दो निशाने। एन आर तो खत्म कर ही दिया, लॉजिक क्यू एन भी खत्म हो गया, कट गए। मतलब हमारा तो काम बन गया। पी आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 PQ क्यू एन। अब देखते हैं क्या हमारे पास सब कुछ है क्या नहीं। पी आर हम लोग को पता है आर है, पी क्यू हमको पता है ए है, क्यू आर हमको पता है बी है, 2 पता ही है, पी क्यू पता है ए है, क्यू एन। अब काम गलत हो गया। अब क्यू एन कहां से लेके आए? क्यू एन नहीं पता। क्यू एन को निकाल लेते हैं किसकी फॉर्म में? क्यू आर की फॉर्म में। कैसे निकालेंगे? थीटा के साथ वाला बेस, ये परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर कोस थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? कोस थीटा। तो फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एन आर, ठीक है, यहां बात खत्म हो जाती अगर हमें क्यू एन पता होता, इसलिए आगे चल रहे हैं हम लोग। तो क्यू एन आर में क्यू एन बाय क्यू आर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होने के कारण कोस थीटा के बराबर है। क्यू एन निकाल लो। क्यू आर कोस थीटा लिख सकते हैं। क्यू एन की जरूरत है, पुट कर दो। इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो। यूज फॉर इन 3 वीकेट। हमें क्या मिला? ऊपर लिखता हूं, हमें मिल गया जी पी आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 PQ क्यू एन की जगह क्यू आर कोस। ठीक है, ये मिल गया। अब देखते हैं, पी आर हमें पता है, पी क्यू पता है, क्यू आर पता है, पी क्यू क्यू आर पता है, कोस थीटा। थीटा हम लोगों ने मान लिया था एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब सारी चीजें पता है, पुट कर दो। 10 आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर 2AB कोस थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2AB कोस थीटा। मैग्नीट्यूड क्यों लिया जी? अरे हमने तो साइड ही ली थी ना, पाइथागोरस में साइड यूज होती होगी। हमने तो साइडों की लंबाई देखी थी, कर्ण की लंबाई, आधार की लंबाई और क्या बोलते थे आप लोग, मतलब परपेंडिकुलर की लंबाई, लंब, परपेंडिकुलर की लंबाई, बेस की लंबाई और हाइपोटेनस की लंबाई। तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? स्क्वायर को उधर जाके कर दूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और कोस थीटा। ये बन गया जी हमारा रिजल्टेंट निकालने का तरीका। 2 + 3 को 5 सीधा कर सकते हैं, पर 2I + 3J को ऐसे जोड़ना पड़ेगा जैसे कि हमने इन दोनों को जोड़ा है। ठीक है जी, उनको हम लोग सीधा नहीं जोड़ सकते। ये तो हुई बेटा मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड तो निकालती। अब बात रहेगी कि 2 मीटर साउथ में था जी, 2 मीटर नॉर्थ में था, तो 4 मीटर कहां जाएगा? डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन निकालते हैं। ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल मान लेता हूं अल्फा। ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल मान लेता हूं अल्फा।
ये रिजल्टेंट तो हो गया, यहां तक तो निकाल दिया हमने। अब कर देंगे इसको। अब निकालते हैं जी डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक, फ्रॉम ट्रायंगल पी एन आर tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस Q1 बाय पी एन आर एन आर एन आर एन आर एन बाय पी एन। अच्छा जी, आर एन किसके बराबर है, या एन आर लिख लो उसको, एन एन आर, पीछे एन आर लिखते हुए हम लोग। एन आर पी एन को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस Q1। ठीक है, पी क्यू पता है, Q1 भी पता है हमको, क्यू आर कोस थीटा आप लोगों ने निकाला। इक्वेशन नाम थी 4 फ्रॉम 4 tan अल्फा हमारे पास आ जाएगा एन आर बाय पी क्यू प्लस क्यू आर कोस थीटा। ये तो निकाला हुआ हम लोगों ने, क्योंकि Q1 हमारे पास क्यू आर कोस थीटा बराबर था। ये ए है, ये बी है, थीटा पता है, अब एन आर नहीं पता। अब यहां बात रुक गई, एन आर पता होता तो काम हो जाता। तो एन आर को भी क्यू आर की फॉर्म में निकाल लो। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस कोस थीटा नहीं साइन थीटा होता है। आर एन या एन आर बाय क्यू आर इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है। कहां से, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एन आर से। तो एन आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर साइन थीटा हो जाएगा। इसको नाम दे दो जी 5, इसको नाम दे दो 6, यूज कर लो 6 इन 5 tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, क्यू आर साइन थीटा बाय पी क्यू प्लस क्यू आर कोस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे जी आ जाएगा। ठीक है, अब उसको लिख लेता हूं अच्छे से। तो tan अल्फा बेटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा क्यू आर क्या है, बी वेक्टर। हाँ, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने तो लेंथ लेंथ ली है, इनटू में साइन थीटा बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ये आगे जी डायरेक्शन। रिजल्टेंट और डायरेक्शन का फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल कोई मुश्किल होता नहीं है, इसके न्यूमेरिकल करो ट्राई, जो ना हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। यूट्यूब पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, फिर बार बार कह रहा हूं आप लोग को, वहां कमेंट भी कर देना, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो, और शेयर जरूर कर देना। किसी को भी शेयर कर दो बेटा, व्यूज बढ़ाने अपने को, तो शेयर करो। ठीक है, और जिनको जरूरत है वीडियो की उनको तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।